फिनिश द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया जो हमको 1947 में मिल गई थी, बट आज देखेंगे कि किन कारणों से मिली थी, कैसे मिली थी, राइट? वी नो द डेट, बट व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस दैट वी हैव टू सी टुडे। जो तो अभी हम कल जो हमने पढ़ा है, विल डू द रिवीजन ब्रीफली कि कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ एंड हाउ इट एंडेड, व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ पब्लिक, व्हाट वाज द इंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक गिवन बाय गांधी जी इन क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट? और मैंने आपको कल बताया भी था कि वॉज इट अ वायलेंट मूवमेंट और वाई गांधी जी अलाउड टू टेक प्लेस वायलेंट एट फर्स्ट प्लेस डिस्पाइट बीइंग द स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ नॉन वायलेंस, राइट? तो ये हमने देखा था कल और उसका आंसर भी मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद क्विट इंडिया के बाद डिफरेंट प्लान्स था, वो प्लान्स भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। 3 प्लान्स थे एंड एक ब्रीफ एपिसोड हमने देखा था अबाउट INA, इंडियन नेशनल आर्मी, राइट? तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जो मैंने आपको बताया था रीज़न, राइट? तो क्विट इंडिया मूवमेंट बेसिकली स्टार्टेड आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जिसने बात तो की थी कि विल गिव यू डोमिनियन स्टेटस, बट अब हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं था। बट इसके बाद भी कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया था कि कब तक दे देंगे, ठीक है? तो इसका अपोज करने के लिए फाइनल ब्लो जो था वो क्विट इंडिया के फॉर्म में दिया गया एंड क्विट इंडिया लॉन्च हुआ 8 अगस्त 1942 को, राइट? फिर ये हमने देखा था हु गिव द this slogan quit India, it was given by Yusuf Mehrali, okay? And then why start, एक बैकग्राउंड मैंने बताया था आपको कि एक सबसे मेन रीज़न यही था फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, ओके? लार्ज स्केल डिप्रिवेशन एंड डेथ ड्यू टू वॉर टाइम क्राइसिस। वॉर टाइम कौन सा वॉर? जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, उसमें लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ हो रही थी। इन्फ्लेशन बढ़ गया था, ठीक है? फेमाइन आ गया था, बंगाल फेमाइन जो बहुत लार्ज स्केल फेमाइन था 1943 में, राइट? तो और जो क्रिप्स मिशन आया था फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, एक्चुअली क्रिप्स मिशन इसलिए आया था कि ब्रिटिशर्स को, इंग्लैंड को इंडिया का सपोर्ट चाहिए था एंड जापान और यूएस जो है फ्रांस, ये इंडिया को, ब्रिटिश को फोर्स कर रहे थे कि आप इंडिया से सपोर्ट लो। तो इसके लिए इन्होंने क्रिप्स इंडिया मिशन भेजा जो कि फेल हो गया था, राइट? तो ये कुछ रीजंस थे जो हमने डिस्कस किया था, जैसे कि जापानीज़ एग्रेशन भी एक रीज़न था कि जापान जो है वो ऑलमोस्ट इंडिया तक पहुंच गया था और उसने जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे विंस्टन चर्चिल, उसने बोला भी था कि कलकत्ता, बिहार और उड़ीसा को ये कैप्चर कर सकता है एंड इट वाज अ लूमिंग वॉर थ्रेट उस टाइम पे। इसलिए भी ऐसा जो हमारे लीडर्स थे उनको लगा कि वी हैव टू मेक पीपल रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ अग्रेशन। अगर जापान अटैक कर देता है तो उस टाइम के लिए हमको लोगों को रेडी रखना है, ठीक? फिर कहाँ से स्टार्ट हुआ था? दिस प्लेस इज इम्पोर्टेंट, आई टोल्ड यू, ग्वालियर टैंक, बॉम्बे, है ना, ऑन 8 अगस्त 1942। बट गवर्नमेंट वॉज इन नो मूड टू गिव एनी लीवे, उनको नहीं मूवमेंट को आगे बढ़ने देना था। एट वन एंड वो वॉर फाइट कर रहे थे, वर्ल्ड वॉर, तो यहाँ इंडिया में भी ऐसा कोई न्यूसेंस नहीं चाहते थे, राइट? तो सेकेंड डे ही 9 अगस्त को ही लीडर्स को इंक्लूडिंग गांधी जी अरेस्ट कर लिया गया, राइट? और सीवियर रिप्रेशन गवर्नमेंट ने डंडे मारना चालू कर दिया और इट वाज लाइक अनप्रेसिडेंटेड। जैसे ये मूवमेंट अनप्रेसिडेंटेड था वैसे ही रिप्रेशन अनप्रेसिडेंटेड था, मतलब इतना वायलेंट कि कुछ भी नहीं सोचती थी। इट वाज लाइक अ वर्चुअल मार्शल लॉ, वर्चुअल मार्शल लॉ, मतलब मिलिट्री रूल। मार्शल लॉ लग जाता है तो मिलिट्री का रूल हो जाता है। तो ऐसा बोला नहीं था लेकिन वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि अभी पाकिस्तान में सिचुएशन, मतलब पाकिस्तान में अभी तो नहीं लेकिन जो
प्रोटेस्ट होता था तो वहाँ की आर्मी जो रिप्रेशन करती है ना, वाटर कैनन का यूज़ एंड ऑल, वो तो अब आजकल का मीन हो गया, बट वैसा ही, ठीक। और जो इन्होंने रिजोल्यूशन लिए थे मीटिंग में, यही था कि भाई हम इमीडिएट रिलीज फ्रॉम ब्रिटिश डिमांड करते हैं, डिक्लेयर कमिटमेंट ऑफ फ्री इंडिया टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ फासिज्म एंड इंपीरियलिज्म, and form a provisional government of India after British withdrawal, sanction a civil disobedient movement against British rule, right? ये 4 important डिक्लेरेशन थे जो कल मैंने आपको डिटेल में बताया था। फिर सबके लिए गांधी जी के इंस्ट्रक्शंस कि क्या क्या करना है गवर्नमेंट सर्वेंट्स, और यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन में आई हैव टोल्ड यू कि कहीं पे भी वायलेंस का जिक्र नहीं है, देयर इज नो मेंशन ऑफ वायलेंस। व्हाई? बिकॉज गांधी जी वाज ऑलवेज सपोर्टिंग नॉन वायलेंस, है ना। ये मूवमेंट वायलेंट हो गया था, उसके बाद गांधी जी ने उनको नहीं रोका, दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट वो ही वाज नॉट सपोर्टर ऑफ वायलेंस, ठीक। इंस्ट्रक्शन हमने देखे थे। फिर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स वर्चुअल मार्शल लॉ, और जो गांधी को अरेस्ट और सब लीडर्स को अरेस्ट कर दिया, जो भी कांग्रेस के एसोसिएशन थे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, प्रोविंशियल वर्किंग कमेटी, सबको अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और पब्लिक मीटिंग्स को प्रोहिबिट कर दी थ्रू डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, ठीक। और ये सब जब हुआ तो मूवमेंट जो है वायलेंट हो गया, लोग भड़क गए, भावनाएं भड़क गई, ठीक। ये था मासेस, वही अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड ऑल, एंड इट वाज लाइक, इसमें बाकी जो मूवमेंट हुए थे उस मूवमेंट से इसमें क्या फ़र्क था क्विट इंडिया में, कि जो लोग अभी तक अनटच थे, लाइक ब्यूरोक्रेसी एंड इवन मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, दे पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। वो भी इस बार पार्टिसिपेट किए थे, वोकली नहीं, एकदम से नहीं, लेकिन फिर भी दे वर सपोर्टिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। ये एक डिफरेंस था। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर मैंने बताया था पैरेलल गवर्नमेंट, ठीक है। 3 जगह हमने देखा था, एक बलिया में, एक तमलुक विच इज़ देयर इन बंगाल, एंड देन सतारा इन महाराष्ट्र। तो यूपी, बंगाल एंड महाराष्ट्र 3 जगह, 3 प्लेस हैं ना। एक जगह इसको पैरेलल गवर्नमेंट, कुछ ऐसा नाम नहीं दिया गया, लीडर था चित्तू पांडे, यहाँ इसको नाम दिया जाति सरकार, और सतारा में नाम दिया प्रति सरकार, ठीक है। पैरेलल गवर्नमेंट मतलब अब इनको लगा कि ब्रिटिशर्स चले गए हैं, लगा नहीं, मतलब ये एक काइंड ऑफ प्रोटेस्ट था। अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ भी इसका एक फीचर था, मैंने बताया था कि अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ भी चल रही थी, और जो लोग थे उसमें लीडर्स थे, और वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया, है ना। मास पार्टिसिपेशन वो वाइड स्प्रेड था, हर किसी ने पार्टिसिपेट किया था। मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन, दे वर जस्ट ड्रिवन बाई कॉल ऑफ मुस्लिम लीग, जैसा मुस्लिम लीग बोल रही थी वैसा वो मुस्लिम करते थे, है ना। और उस टाइम का भी जो फार क्राई हुआ करता था, इस्लाम इज़ इन डेंजर, ठीक, जो अभी भी कुछ लोग यूज़ करते हैं इस चीज़ को, चाहे इंडिया में देखो या वेस्ट में देखो, तो वो भी वहाँ पे भी ये चीज़ कही जाती थी। और जो जिन्ना थे वो इस बात का भी कि हिंदू आपको अगर पार्टीशन हो जाता है तो वी विल रिप्रेस बाय हिंदू एंड इस्लाम इज़ इन डेंजर, तो वही सारी चीज़ें कही जाती थी, ठीक। सिग्निफिकेंस हमने देखा, सिग्निफिकेंस तो मैंने बताया कि जो अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किए थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। वुमेन का करेजियस रोल था, ठीक है। अब वी हैव एक्सेप्टेड दैट ब्रिटिशर्स हैव टू गो, ये एक सिग्निफिकेंस था, ठीक है। लॉयल्टी सफ़र की थी ब्रिटिशर्स के टूवर्ड्स, मतलब ब्रिटिश अभी तक जो राज कर रहे थे वो एक माइट के थ्रू तो कर ही रहे थे, बट दे वर ऑल्सो दे वर ऑल्सो प्रमोटिंग, मतलब दे वर डिमांडिंग लॉयल्टी, और लोग लॉयल थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ, तभी वो इतने बड़े कंट्री में राज कर पा रहे थे, ठीक है, रूल कर पा रहे थे। और लॉयल होने से हमको कैसे पता चलता है कि हाउ वी कैन से दैट पीपल वर लॉयल, तो सिंपली दे वर टेकिंग पार्ट इन गवर्नमेंट सर्विसेज ना, वो उनकी सर्विसेज में, उनके द्वारा बनाए गए स्कूल्स कॉलेज में पढ़ना, सर्विसेज में, गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए अप्लाई करना, सर्विस में रहना, मिलिट्री में जाना, आर्म फोर्स में जाना, जुडिशरी का पार्ट बनना, तो ये शो करता है कि पीपल वर लॉयल, है ना। और उनके जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं जैसे रेलवेज़ वगैरह, उनका यूज़ करना, राइट। तो वो लॉयल्टी अब धीरे धीरे इरोड होने लग गई थी, क्यों? क्योंकि जो सबसे मेन लॉयल फोर्स थे आर्मी मैन ना, वही अब वो रिवॉल्ट करने की कोशिश करने लग गए थे, राइट। फिर गांधी जी ने, जब गवर्नमेंट ने इतना खतरनाक
वायलेंस किया, तो उसके कंडेम करने के लिए गांधी जी ने 21 डेज का फास्ट रखा, राइट। सो ब्रिटिशर जो हैं वो चाह रहे थे कि गांधी जी इस फास्ट को कंप्लीट ना कर पाएँ और डेथ हो जाए उनकी। दे वर प्लानिंग गांधी जी टू डाई, है ना, और उसका पूरा अरेंजमेंट कर रहे थे कि प्रोसेशन निकलेगा तो कैसे हमको मैनेज करना होगा, ये सारी चीज़ें। बट गांधी रिफ्यूज टू डाई एंड ही सिंपली एंडेड हिज फास्ट, राइट। गांधी जी ने फास्ट एंड कर दिया, ब्रिटिशर्स का इसमें कोई एफर्ट नहीं था। और सेम टाइम पे एक और इवेंट हुआ था, मार्च 23, 1943 में पाकिस्तान डिक्लेरेशन पास कर दिया था, पाकिस्तान डे बेसिकली, मुस्लिम लीग ने, है ना। लाहौर में सेशन हुआ था। तो मतलब दोनों चीज़ चल रहे हैं, एक तरफ क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, एक तरफ हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। एक कांग्रेस के पैरेलल पार्टी खड़ी हो रही है मुस्लिम लीग, विच इज़ एडमेंट टुवर्ड्स द डिमांड ऑफ क्रिएशन ऑफ सेपरेट नेशन, राइट। और वो चीज़ को, डेडलॉक को क्रिएट करने के लिए, सो दैट ए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कैन बी क्रिएटेड, जिससे कि फर्दर टॉक की जा सके कि हाउ टू ट्रांसफर द पावर। तो 3 प्लान फिर लाए गए सो दैट ये डेडलॉक क्रिएट किया, डेडलॉक ख़त्म किया जा सके। तो एक था राजगोपालाचारी फॉर्मूला, उसके बाद देसाई लियाकत पैक्ट, और फाइनली ब्रिटिशर्स के थ्रू लाया जाने वाला पैक्ट, दैट इज़ वॉवेल फार्मूला, है ना, वॉवेल प्लान। तो राजगोपालाचारी प्लान क्या था? सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि भाई हम जो भी चीज़ डिसाइड करेंगे वो तभी डिसाइड करेंगे जब ब्रिटिशर्स यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं तब, ठीक है। अगर ब्रिटिशर चले जाते हैं तो तभी ये इम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा उनका? ये था कि जो कांग्रेस का डिमांड है, मुस्लिम लीग भी उस डिमांड को माने, दैट वी वांट इंडिपेंडेंस। दूसरा, कांग्रेस के साथ लीग कोऑपरेट करे इन फॉर्मिंग अ प्रोविजनल गवर्नमेंट, अगर ब्रिटिश चले जाते हैं तो उसके बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म करे। और फिर आपकी जो डिमांड है सेपरेट नेशन की या मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस की, तो फिर जो नॉर्थ ईस्ट है इंडिया और जो वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है, मतलब जो आज का पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश है, वहाँ की सारी पॉपुलेशन प्लेबिसाइड कराएंगे हम, और सारी पॉपुलेशन वोट करे और वो लोग डिसाइड करें कि दे वांट सेपरेट नेशन और नॉट, राइट। तो और अगर पार्टीशन एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, लाइक डिफेंस, कॉमर्स, कम्युनिकेशन, इसके लिए कॉमन सेंटर रहेगा। ये इनका प्लान था। तो ऑब्वियसली ये नहीं एक्सेप्ट होने वाला था। गांधी जी ने तो एक्सेप्ट किया, बट मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया। सबसे उसका रीज़न ये था कि उन्होंने बोला कि नॉट ओनली एंटायर पॉपुलेशन बट जिन्ना वांटेड टू वोट ओनली मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ दैट रीजन, ठीक है, कि भाई मुस्लिम से वोट करेंगे, बाकी कोई वोट नहीं करेगा और प्लेबिसाइड में। तो ये नहीं माना गया कांग्रेस की तरफ से और ये प्लान जो है कैंसिल हो गया, ठीक। नेक्स्ट आता है देसाई लियाकत। देसाई लियाकत पैक्ट, है ना। उसके बाद फिर वॉवेल प्लान अपन पढ़ेंगे। तो इसमें ये था कि भूला भाई देसाई जो कांग्रेस के लीडर थे और ये गुजरात से आते थे, एंड भूला भाई देसाई जो हैं वो उस टाइम पे जेल में नहीं थे, बाकी सब जेल में थे, और मुस्लिम लीग की तरफ से लियाकत अली खान बातचीत कर रहे थे। और इन्होंने किस टाइप की गवर्नमेंट फॉर्म होगी, इंटरिम गवर्नमेंट, उसके लिए बनाया फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। और बड़ा सिंपल प्लान था इनका। इन्होंने बोला कि ठीक है, हम मुस्लिम लीग और कांग्रेस की तरफ से 50-50% नॉमिनेशन दे देंगे सेंट्रल लेजिस्लेचर में बराबर, और माइनॉरिटीज़ जो होंगी जैसे सिख हो गया और अदर माइनॉरिटीज़ हो गई, उनके लिए 20% सीट्स रिजर्व कर देंगे। तो इन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लान था कि ठीक है, कोई डेडलॉक की बात ही नहीं है, आप 50-50% ले लेना। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कांग्रेस कभी नहीं मानेंगे। और कुछ लोग कुछ ये भी कहते हैं कि ये सीक्रेट प्लान था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को इसकी जानकारी ही नहीं थी, इन दोनों ने आपस में सीक्रेटली कर लिया ये प्लान, है ना। तो बट इसका अभी तक मुझे कहीं नहीं मिला, बस मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखा था तो उसमें ये सुना, बट मुझे अभी 2-3 बुक पढ़ा हूँ तो मिला नहीं। उसके बाद वॉवेल प्लान, लॉर्ड वॉवेल जो थे वो वायसराय थे, ठीक है, वो भी चाहते थे कि डेडलॉक ख़त्म किया जाए, और उसके लिए उन्होंने एक शिमला में कॉन्फ्रेंस बुलाई, 3 डे कॉन्फ्रेंस, और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए एक एक खुशनुमा माहौल जिसको बोलते हैं, उसके लिए उन्होंने क्या किया कि सारे कांग्रेस लीडर्स को रिलीज़ कर दिया जो प्रिजन में थे, ठीक। और प्लान उन्होंने ये सजेस्ट किया वॉवेल ने कि जो आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी गवर्नर जनरल की, ठीक, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में
सिर्फ गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़ के सारे इंडियंस होंगे, है ना। तो देखो ये भी जो प्लान दे रहे हैं अभी भी फुल फ्लेज्ड ट्रांसफ़र का प्लान नहीं दे रहे हैं। दूसरा कि इस काउंसिल में हिंदू एंड मुस्लिम का बराबर का रिप्रेजेंटेशन होगा, हिंदू और मुस्लिम का, ठीक। और जो काउंसिल बनेगी रिकंस्ट्रक्टेड काउंसिल, वो बनेगी वही इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करेगी और 1935 एक्ट के हिसाब से अपना वर्क करेगी, ठीक। और अगर गवर्नर जनरल को कोई वीटो एक्सरसाइज करना है तो वो मिनिस्टर्स के एडवाइस से ही करेगा, मतलब वीटो एडवाइस कर सकता है लेकिन मिनिस्टर के एडवाइस से, है ना। और एक चीज़ इन्होंने बोला कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, एक तो एग्जीक्यूटिव मतलब एक गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ठीक है, जनरल काउंसिल, और दूसरी काउंसिल है जैसे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उन्होंने बोला कि आप जितनी भी पार्टीज़ हैं ना, जितनी भी पार्टीज़ हैं सब आपस में मिलके या तो एक जॉइंट लिस्ट हमको दे दो कि कौन पार्टी मेंबर होना चाहिए, या फिर अगर जॉइंट लिस्ट पॉसिबल नहीं हो पाती तो आप हमको सेपरेट लिस्ट दे दो, ठीक है। देन सेपरेट लिस्ट वेयर टू बी सबमिटेड, मतलब नॉमिनेट कर दो आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपने मेंबर्स, ठीक। ये प्लान था इनका, बट वावेल प्लान भी फेल हो गया। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ था जैसे कि ये देखो, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, जो ये था कि आप लिस्ट दो, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट पार्टीज सबमिटेड जॉइंट लिस्ट टू द वायसरॉय फॉर नॉमिनेशन टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुस्लिम लीग का प्रॉब्लम था, उसका ऑब्जेक्शन ये था, वो बोल रही थी कि जो मुस्लिम मेंबर्स होंगे, किसमें मुस्लिम मेंबर्स होंगे, इसमें, है ना, ये हमने देखा है, ये हिंदूज एंड मुस्लिम वेयर टू हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, किसमें, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो मुस्लिम लीग बोल रहे थे कि जो मुस्लिम मेंबर्स होंगे उनको सिर्फ मुस्लिम लीग ही नॉमिनेट करे, जबकि कांग्रेस का मानना था कि ऐसा नहीं है कि सारे कांग्रेस में कोई मुस्लिम ही नहीं है, राइट, कांग्रेस में भी मुस्लिम है। तो अगर मुस्लिम लीग ही सारे मुस्लिम को नॉमिनेट करेगी तो कांग्रेस डेफिनेटली एक हिंदू पार्टी कहलाने लग जाएगी। तो ये कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आया। कांग्रेस ऑब्जेक्टेड टू द प्लान एज एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द कांग्रेस the status of a purely caste Hindu party and insisted on its right to include members of all communities among its nominees, ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई अगर अब हम कहीं पे भी नॉमिनेशन का बात आएगा कांग्रेस करेगी तो सारे कम्युनिटी के मेंबर को नॉमिनेट कर सकती है, ठीक। तो ये भी शिमला कॉन्फ्रेंस भी ख़त्म हो गया, डेडलॉक कुछ मतलब 3 दिन चला लेकिन इसमें कोई बात नहीं बनी, ठीक है। तो ये 3 प्लान था। अब नेक्स्ट जो साथ में पैरेलली चल रहा था, क्या, आज़ाद हिंद फौज, विच इज़ इंडियन नेशनल आर्मी, राइट। सो सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमने देखा था 1938 तक, राइट। ही वॉज सेलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरी सेशन, बट ड्यू टू डिफरेंसेस विथ गांधी जी ही हैज़ टू रिज़ाइन, ही रिज़ाइंड हिमसेल्फ बेसिकली, गांधी जी ने उनको नहीं बोला था बट उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। और वहाँ से उनकी फिर आइडियोलॉजी यही थी कि हमको, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मतलब ही जस्ट वांटेड टू गेट रिड फ्रॉम ब्रिटिशर्स थ्रू हेल्प ऑफ आर्म्स एंड एमिनिशन, राइट, मतलब इनको एक अपनी आर्मी बनानी थी। तो इनको मौका मिला। आज़ाद हिंद फौज, सबसे बड़ी बात समझने की बात है कि ये सुभाष चंद्र बोस ने नहीं इस्टेब्लिश की थी, ये इस्टेब्लिश हो गई थी 1942 में। मोहन सिंह जो एक जनरल थे, कहाँ पे, सिंगापुर में थे, है ना, और जो यहाँ से जापान की तरफ से लड़ रही थी पार्टी उसके थे, ठीक है, मोहन सिंह। बट नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसको रिवाइव किया अक्टूबर 1943 में। और इसका अगर क्रिएशन देखोगे कि कैसे हुआ, तो सबसे पहले आइडिया आया मोहन सिंह को। मोहन सिंह को क्या लगा कि जापानीज उन्होंने बात की और जितने प्रिजनर ऑफ वॉर थे, है ना, उस इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर, उनको बोला जापानीज को कि ये हमको हैंड ओवर कर दो और आई विल फॉर्म अ बटालियन काइंड ऑफ थिंग, आर्मी बनाएंगे, एक टुकड़ी बनाएंगे और उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे, जापानीज की हेल्प करेंगे
फॉर इम्फाल कैंपेन, राइट, जो जापानीज एग्रेशन अपना बढ़ा रहे थे कहाँ, इम्फाल की तरफ, मणिपुर की तरफ। तो रेडी हो गए ये कौन, जापानीज, और उन्होंने बोला था कि भाई सिर्फ आप 2000 की फोर्स बना सकते हो, 2000 मेंबर्स की, बट इन्होंने, मोहन सिंह ने 40,000 इंडियन सोल्जर्स को रिक्रूट कर लिया था, ठीक, विच हैड अबाउट 40,000 इंडियन सोल्जर्स एंड ये तो आइडिया था कि ऐसे हुआ, लेकिन ठीक है, जापानीज ने इनको इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर भी हैंडेड ओवर कर दिए। फिर हुआ कैसे कि 1942 में एक कॉन्फ्रेंस बनी, जिसमें टोक्यो में हुई ये कॉन्फ्रेंस, एंड दे फॉर्म इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक। और नेक्स्ट फिर बैंकॉक थाईलैंड में 1942 में फिर से एक कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें कि जो लीग के प्रेसिडेंट होते हैं रास बिहारी बोस, और ये डिसाइड होता है कि अब हम इंडियन नेशनल आर्मी बनाएंगे, है ना, और प्रिजनर ऑफ वॉर मिल ही जाते हैं इनको, 40,000 लोग को रिक्रूट कर लेते हैं और इंडियन नेशनल आर्मी बना लेते हैं। और फिर जब इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो रखा होता है, तो इनको लगता है कि चलो हम यही मौका है, हम ब्रिटिशर्स को भगा देते हैं, ठीक। लेकिन उसी बीच 1943 में सुभाष चंद्र बोस ज्वाइन कर लेते हैं, टोक्यो आ जाते हैं, वो इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं। रास बिहारी बोस उनको प्रेसिडेंटशिप या लीडरशिप हैंड ओवर कर देते हैं, ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया सिंगापुर फॉर्म कर लेते हैं, ठीक। तो ये होता है आईएनए का फॉर्मेशन। फिर एक चीज ये देखो आप कि वर्ल्ड वॉर 15 अगस्त 1945 को जापान जो है सरेंडर कर देता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, 15 अगस्त 1945 को। रीज़न क्या होता है, जापान में 6 और 7 अगस्त में, है ना, 6 से 7 या 8 या 9 में, वो डेट कंफर्म कर लेना, बट 2 एटॉमिक बॉम्ब छोड़े जाते हैं हिरोशिमा एंड नागासाकी में, ठीक है। तो इससे जापान वहीं पे सडनली वॉर एंड कर देता है 15 अगस्त 1945 को। तो जब जापान ही वॉर एंड कर दिया, तो फिर आईएनए क्या करेगी, ठीक है, आईएनए भी वहीं से डिसबैंड हो जाती है, वो भी सरेंडर कर देती है, क्योंकि ये लोग जापान की हेल्प कर रहे थे, साथ ही साथ इनको लगा कि इंडिया को हम आज़ाद करा देंगे। इनको ऐसा भरोसा था कि जापान जाके कैप्चर कर लेगा इंडिया को, और वहीं से आईएनए भी चला जाएगा, और आगे पूरा मिलिट्री कैंपेन और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बनाया जा सकता है। तो मतलब ये ब्रिटिशर्स आर्मी को आईएनए रिप्लेस कर देंगे, ये प्लान था। लेकिन जापान ने सरेंडर कर दिया, तो आईएनए ने भी सरेंडर कर दिया, और फिर ये एक माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की भी डेथ हो जाती है एक प्लेन क्रैश में। तो आईएनए का जो एपिसोड है वो यहीं पे एंड हो जाता है। ये हमने कल तक किया था, ये कल तक किया था, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ आईएनए ये सब हमने देखा था, प्रैक्टिस क्वेश्चन किया था। अब आज हम देखते हैं आगे की कहानी, ठीक, पोस्ट वॉर नेशनल सिनेरियो, कि भाई अब कहानी क्या है कि वर्ल्ड वॉर भी एंड हो गया है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक, सारे प्लान भी फेल हो गए हैं, जो भी वॉवेल प्लान, राजगोपालाचारी फार्मूला, देसाई लियाकत पैक्ट, और कुछ कॉन्क्रीट स्टेप समझ में नहीं आया कि करना क्या है ना। तो क्विट इंडिया मूवमेंट भी ऑलमोस्ट जो भी था 1-2 साल 1942 से सीवियरली रिप्रेस्ड हो गया, है ना। तो क्विट इंडिया मूवमेंट भी अभी एंड हो गया है। अब पोस्ट वॉर नेशनल अपसर्ज होता है, तो इसमें देखो 2 स्ट्रैंड या 2 स्ट्रीम होते हैं। एक तो ये हुआ कि भाई मुस्लिम लीग और कांग्रेस और गवर्नमेंट, इनके बीच में नेगोशिएशन करके किसी तरीके से आगे फ्रीडम एंड पार्टीशन की बात की जाए, है ना, जो भी है इनका डेडलॉक ख़त्म किया जाए। और दूसरी चीज़ हुई स्पोरेडिक लोकलाइज्ड एंड एक्सट्रीमली मिलिटेंट यूनाइटेड मास एक्शन ना। ये 2 चीज़ हुई, एक साइड से नेगोशिएशन चालू होने लग गया पोस्ट वॉर के बाद, और दूसरा ये है कि लोग मास एक्शन भी करने लग गए।
है ना। उसका रीज़न था, एक तो INA ट्रायल के लिए और दूसरा RIN म्यूटिनी हुई थी, जिसमें कि ब्रिटिश रॉयल नेवी आर्मी की जो इंडियन टुकड़ी थी उसने विरोध कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। तो ये दो इवेंट मेनली तुरंत जब वर्ल्ड वॉर एंड होता है तो वो होते हैं, ठीक। तो INA ट्रायल हम सबसे पहले देखते हैं। हाँ, और गवर्नमेंट अपना एटीट्यूड भी चेंज कर लेती है। क्या हो जाता है कि जो जुलाई 1945 में ब्रिटिश में लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है, और लेबर पार्टी का हमने देखा था कि दे आर लीनियंट टुवर्ड्स इंडियन कॉज, राइट, दे हैव ऑलवेज बीन लीनियंट टुवर्ड्स इंडियन कॉज। तो अगस्त 1945 में ये लोग इलेक्शन भी अनाउंस कर देते हैं कि सेंट्रल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज में हम इलेक्शन कराएंगे। बेसिकली ध्यान भटकाना, है ना, कि भाई इलेक्शन अनाउंस कर दो, इलेक्शन कैंपेनिंग वगैरह में लग जाएंगे। और सितंबर 1945 में ये बोल देते हैं कि वी विल कन्वीन अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द इलेक्शन। तो ब्रिटिश अपना रुख अब वॉर के बाद क्लियर कर देते हैं, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो है जैसे ही वॉर खत्म होता है, सितंबर में खत्म होता है, उसी टाइम वो लोग बता देते हैं कि वी विल कन्वीन अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेंगे। तो ये तीन चीज़ हो रही है, मतलब आप इस चीज़ को समझो कि वॉर के बाद हो क्या रहा है बेसिकली। अगर नोट से मैं समझाऊं, एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। इंडिया में क्या हुआ कि एक तो गवर्नमेंट ने क्या किया और एक इंडियन पीपल क्या कर रहे हैं ना। तो ये लोग अभी भी कर रहे हैं INA ट्रायल्स का एंड ट्रायल का क्या चीज़, विरोध, है ना, अपोजिशन। और साथ ही साथ चल रही है RIN म्यूटिनी। थोड़े दिन की थी RIN म्यूटिनी, 1-2 दिन की, लेकिन हुआ था इम्पोर्टेंट इवेंट। और गवर्नमेंट ने वॉर के बाद बोल दिया कि वी विल डू, है ना। लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है, अनाउंस कर दिया इलेक्शन। इलेक्शन दोनों जगह, सेंट्रल एंड प्रोविंस में, ठीक है। और बोल दिया कि आफ्टर इलेक्शन वी विल फैसिलिटेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसका मतलब अब हमको सेल्फ गवर्नमेंट या आज़ादी मिलने वाली है ना। अभी एकदम क्लियर नहीं हुआ, बट ये हुआ कि हाँ चलो इलेक्शन करो, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक। तो ये हुआ अभी तक। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने अपना एटीट्यूड क्यों चेंज कर लिया अचानक से, ठीक। तो सबसे पहला रीज़न आप देखेंगे, चेंज इन बैलेंस ऑफ ग्लोबल पावर आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर ना। वर्ल्ड वॉर एंड हो जाता है तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो बिग पावर जो उभर कर आते हैं, एक तो USA एंड USSR, है ना। दो एक पोल वर्ल्ड लेवल पे, एक आइडियोलॉजिकल पोल खड़े होते हैं, एक USA विच इज़ कैपिटलिस्ट, है ना, और एक USSR विच इज़ So we have entered the Cold War era. हाँ, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कोल्ड वॉर जो 1990 तक चलता है, ठीक। एंड इमर्ज एज सुपर पावर, बोथ ऑफ विच फेवर्ड फ्रीडम ऑफ इंडिया। और दोनों ने यही बोला कि भाई आप इंडिया को फ्री करो, दोनों ने फेवर किया। न्यू लेबर गवर्नमेंट वॉज मोर सिंपैथेटिक, ये एक दूसरा रीज़न था। थ्रू आउट यूरोप देयर वॉज अ वेव ऑफ सोशलिस्ट रेडिकल गवर्नमेंट्स, है ना, मतलब वही बात था कि फ्रीडम होना चाहिए। ब्रिटिश सोल्जर्स वेयर वेरी एंड टायर्ड एंड द ब्रिटिश इकोनॉमी वॉज शैटर्ड। वॉर में बहुत सारा खर्चा हुआ, बहुत सारे लोगों की जान गई, ब्रिटिश इकोनॉमी शैटर्ड थी। ब्रिटिश जो सोल्जर्स थे इंडिया में भी बाहर भी, वो अब उनमें ज़्यादा मतलब हिम्मत नहीं बची थी। देयर वॉज एंटी इम्पीरियलिस्ट वेव इन साउथ ईस्ट एशिया, इन वियतनाम एंड इंडोनेशिया, है ना। जहाँ पे भी ये थे वहाँ पे भी ब्रिटिशर थे, एंटी इम्पीरियलिस्ट वेव चालू हो गई थी।
साथ ही साथ इंडिया में एक ये हो गया था कि ब्यूरोक्रेसी में जो है इंडियंस मेंबर बढ़ गए थे, और जो ब्रिटिशर्स थे वो धीरे धीरे रिटायर हो रहे थे, एजेड हो रहे थे, है ना। तो ब्यूरोक्रेसी भी वीक पड़ रही थी, ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी भी वीक पड़ रही थी। तो इस कारण से और इतना वाइड स्प्रेड रिवॉल्ट हुआ, इतना वाइड स्प्रेड रिवॉल्ट ब्रिटिशर्स ने देखा, उनको लगा जब RIN म्यूटनी हो जाती है तो उनको लगा कि अब जो हमारी फौज है ना, 1857 जैसा रिवॉल्ट हो सकता है। 1857 रिवॉल्ट में क्या होता है, सबसे पहले जो मिलिट्री है वो उसी ने, सेपॉय रिवॉल्ट इसलिए कहा भी जाता है उसको, मिलिट्री ने ही अपोजिशन चालू कर दिया था। तो इसलिए ब्रिटिशर्स को लगा कि अब हमको देना ही पड़ेगा इनको पावर, राइट। फिर फियर ऑफ अनदर रिवॉल्ट, यही जो मैंने बताया, है ना। द रिवाइवल ऑफ 1942 लाइक सिचुएशन कुड बी मच मोर डेंजरस बिकॉज ऑफ लाइकली कॉम्बिनेशन ऑफ अटैक्स ऑन कम्युनिकेशन एग्रीरियन रिवॉल्ट। मतलब वही जो 1942 का रिवॉल्ट हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, इसको लगा कि अगर फिर से चालू हो जाता है तो इस बार तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इलेक्शन वेयर इनिविटेबल वंस द वॉर एंडेड, सिंस द लास्ट इलेक्शन वॉज हेल्ड इन 1934 फॉर द सेंटर एंड 1937 फॉर द प्रोविंसेस, है ना। तो इलेक्शन भी कराना जरूरी था, 1934 में हुआ था और 1937 में हुआ था। तो अब कब हो रहा है, 1945 में। तो ये लगभग 11 साल बाद, और ये कितने, 8 साल बाद, है ना। INA ट्रायल क्या है ये समझ लेते हैं कि अभी हमने समझ लिया कि होने क्या वाला है, वॉर जैसे एंड होता है तो होने क्या वाला है। तो एक तो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने की पूरी कोशिश करेगी कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम लीग और कांग्रेस को साथ लाया जाए, और दूसरी तरफ लोग अभी भी अपना विरोध, जो एकदम से ऐसा तो है नहीं कि ब्रेक लगा दिया तो सब खत्म हो गया, राइट। INA ट्रायल क्या था कि INA जो आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी के लोग जो सरेंडर करने के बाद पकड़े गए थे, लोग डिमांड कर रहे थे कि आप उनको छोड़ दो या लीनियंट ट्रायल करो, एंड ब्रिटिशर्स इस बात को नहीं मान रहे थे। उनके लिए तो इनडिसिप्लिन अगर किसी ने किया है या उनके खिलाफ लड़ा है तो वो उनके दुश्मन ही है। ये मेन डिमांड थी INA ट्रायल की, और इसका हर सेक्शन, मुस्लिम लीग हो गया वो भी सपोर्ट कर रहा था, कांग्रेस ने तो पूरी INA डिफेंस कमेटी बनाई, लोग सपोर्ट कर रहे थे, हिंदू महासभा, सारे लोग इसका सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये था INA ट्रायल वॉज द ब्रिटिश इंडियन ट्रायल बाय कोर्ट मार्शल ऑफ नंबर ऑफ ऑफिसर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी बिटवीन नवंबर 1945 एंड 1946 ऑन वेरियस चार्जेस, है ना। चार्जेस इन पर लगे कि आपने ट्रीजन, टॉर्चर, मर्डर, अवेटमेंट टू मर्डर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सारे उनके ऊपर चार्जेस लगे। तो इसमें 3 चूज किए गए, 3 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिफेंड किया 3 लोगों का, है ना, ऑफ द रिलीज ऑफ 3 डिफेंडेंट्स। कौन थे, एक शाह नवाज खान, प्रेम सहगल एंड गुरुबख्श सिंह ढिल्लन, जो इसको इन्होंने इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इशू बनाया 45-46 की इंडिपेंडेंस के लिए। ये 3 लोग क्यों चूज किए गए, क्योंकि देखो ये हो गया मुस्लिम, ही इज प्रेम सहगल हिंदू एंड गुरुबख्श सिंह ढिल्लन इज सिख। तो ऐसे 3 नेम चूज किए गए जिससे कि एक यूनिटी दिखे, है ना। INA डिफेंस कमेटी बनाई कांग्रेस ने, ठीक, जिससे कि इनको डिफेंस किया जा सके। इसमें बड़े बड़े जो लॉयर्स लाइक भूला भाई देसाई, आसफ अली, शरद चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, इन लोगों को शामिल किया गया कि दे शुड फाइट फॉर डिफेंडिंग INA प्रिजनर्स, है ना, ठीक। तो ये INA डिफेंस कमेटी बनी INA ट्रायल के खिलाफ। रिस्पॉन्स, पीपल ने क्या रिस्पॉन्स किया कि सब लोग, दे फॉस्टर सॉलिडेरिटी अमंग ऑल सेक्शन ऑफ पीपल, है ना। सारी जगह जहाँ पे भी नर्व सेंटर था, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, UP, पंजाब, सब जगह एजिटेशंस मतलब प्रोटेस्ट हुए। और इसी INA ट्रायल को लेके 3 अपसर्ज हुए। अपसर्ज मतलब एकदम से जनता पूरी तरीके से आ गई। वो डेट अगर आप देखेंगे तो नवंबर 1945, फरवरी 1946 एंड फरवरी 1946 में ही, है ना। तो मतलब 3-4 महीनों में, 4-5 मंथ्स में ये 3 नेशनल अपसर्ज हुए, जिसमें कि ये जो फर्स्ट हुआ था INA ट्रायल्स को लेकर ही था, ठीक है। सेकेंड वाला भी कलकत्ता में हुआ था अगेंस्ट द 7-year सेंटेंस टू INA प्रिजन ऑफिसर राशिद अली, और थर्ड वाला हुआ था रॉयल इंडियन
नेवी रेटिंग्स को लेके, है ना। RIN म्यूटिनी जो होती है वो अभी हम देखेंगे क्या है, तो इस कारण हुई थी। ठीक, आउटकम ऑफ द ट्रायल क्या हुआ, ब्रिटिश नहीं माने, जितना भी अपसर्ज हुआ या जो भी लोगों ने विरोध किया, ब्रिटिश ने रेड फोर्ट में ट्रायल किया और विच लेड टू सिंपैथी फॉर द INA अक्रॉस द कंट्री, है ना। कांग्रेस टुक इट एज अ वे टू reignite द एंथुजियाज्म एंड हंगर्स इन द कंट्री ऑफ इंडिपेंडेंस। कांग्रेस को लगा कि उन्होंने पॉजिटिवली लिया कि लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। ठीक, ये तो ये 3 INA members were then released and welcomed as heroes with the Congress showing full support in the celebration। जिन तीनों के लिए वो लड़ रहे थे कांग्रेस की तरफ से, वो रिलीज कर दिए गए, है ना, लेकिन बाकी सबको रिलीज नहीं किया गया। अब ये RIN म्यूटिनी देखते हैं कि ये क्या हुआ। तो 1946 में हुआ, विच वॉज नवल अपराइजिंग, है ना, जो रॉयल इंडियन नेवी आर्मी, मतलब नेवी ने किया था उसका इंडियन पार्ट का, फरवरी 18 1946 में, और 5 दिन में ही इन्होंने पूरा ब्रिटिश स्ट्रक्चर को हिला दिया था। ऐसी म्यूटिनी हुई थी। ठीक, जिसमें कौन थे, सोल्जर्स, पुलिस पर्सनल एंड सिविलियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सब लोग वो थे। हाँ, एक वो था HMIS तलवार ना, यहाँ के ये लोग, ये शिप का नाम था। ठीक, इन्होंने म्यूटिनी की थी। ठीक है, अब इसके पीछे रीज़न क्या था, स्ट्राइक टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अनपैलेटेबल फूड, अब्यूज बाय सुपीरियर ऑफिसर, अरेस्ट ऑफ रेटिंग फॉर स्क्रॉलिंग क्विट इंडिया ऑन HMIS तलवार। क्विट इंडिया इन्होंने स्क्रॉल कर दिया था, तो उसके लिए अरेस्ट किया। INA ट्रायल्स एंड यूज ऑफ इंडियन ट्रूप्स इन इंडोनेशिया डिमांडिंग देयर विड्रॉल। इंडोनेशिया जो मतलब वो लोग एंटी एम्परलिज्म वेव चल रहा था, इंडियन ब्रिटिशर्स ही थे, लेकिन RIN वाले बोल रहे थे कि जो भी सोल्जर्स हैं उनको आप वहाँ से निकालो। By 22nd February, the revolt had spread to all the naval bases in the country, involving 78 ships, 20 shore establishment and 2000 ratings। देखो 20,000 रेटिंग्स सारे नेवल बेसिस में फैल गया था ये 22 फरवरी तक। 18 से चालू हुआ, 22 से सारे नवल शिप में फैल गया। 78 शिप्स, 20 शोर एस्टेब्लिशमेंट एंड 20,000 रेटिंग्स। ठीक है, इनकी डिमांड क्या थी कि Naval Committee headed by MS Khan was constituted and meant following demands: release of INA prisoners, ठीक, freedom of all other political prisoners, withdrawal of Indian troops from Indochina and Java, better food, more civilized treatment, equal pay for European and Indian soldiers alike, जो कि एक तरीके से 1857 की भी डिमांड थी, है ना। और वो आज तक ये इक्वल पे पूरा नहीं हुआ। सिविलाइज ट्रीटमेंट तो हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, बेटर फूड एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। ये 3 चीज़ें हैं, मान लीजिए ये कुछ नहीं है, है ना। अदरवाइज सेम सिचुएशन थी जो 1857 से पॉय की थी। यहाँ पे मतलब नेवी के सोल्जर्स ने रिवोल्ट किया था। रिएक्शन क्या हुआ, द mutineers evoked unprecedented popular response in Karachi. The Hindu and Muslim students and workers demonstrated in support of the ratings and engaged the army and police in violent clashes, है ना। तो ये चीज़ है कि ये हिंदू मुस्लिम दोनों आए थे उस टाइम पे जब बहुत कम्युनल टेंशन चल रही थी इंडिया में। तो RIN म्यूटिनी को इन लोगों ने सपोर्ट किया था, लेकिन ये बहुत छोटा सा सपोर्ट था। बॉम्बे विटनेस इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक सिंपैथी, पीपल हेलिंग द रेटिंग्स, defying the Congress and the League directives to the contrary. 3 lakhs workers came out of the factories and mills and took to the streets on that day, है ना। मतलब वर्कर्स ने भी इसका विरोध किया था। और रिएक्शन देखो आप, महात्मा गांधी कंडेम द राइट्स एंड द रेटिंग्स रिवोल्ट। महात्मा गांधी ने कंडेम किया, ठीक। और मुस्लिम लीग मेड क्रिटिसिज्म ऑफ द म्यूटिनी। मुस्लिम लीग ने भी क्रिटिसाइज किया। रीजन क्या हो सकता था, and the armed force received no support from national political leaders। इन्होंने क्यों सपोर्ट नहीं किया इस RIN म्यूटिनी का? हाँ, गांधी जी तो चलो एक वायलेंस के कारण मान सकते हैं, लेकिन मेन बात ये था कि अब इनको पता चल गया था कि भाई ब्रिटिशर्स जाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम डिसिप्लिन आर्म फोर्स नहीं रहेगी तो विच इज़ नॉट गुड फॉर फ्री इंडिया।
आर्म फोर्स अभी से अगर विरोध करने लगेगी तो फ्री इंडिया के लिए सही नहीं रहेगा, इसलिए डिसिप्लिन होनी चाहिए। कर सकते हैं। राइट, इफ अनअबेटेड द सिचुएशन वुड गो आउट ऑफ इट्स कंट्रोल, है ना। और अगर हम इनको नहीं रोकते हैं, RIN को सपोर्ट कर देते हैं, तो एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। ऑलरेडी हिंदू मुस्लिम इश्यू चल रहा है, ऑलरेडी जिन्ना अपने अपने राग आलाप रहे हैं। और अगर अब ये भी हो जाता है तो और मुश्किल हो जाएगी। फिर आर्म फोर्स का रिवॉल्व करना, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो या कोई भी हो, ठीक है, इट इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री। जो हम अभी देख रहे हैं जहाँ पे होता है वहाँ पे सही नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान में आप देख लो आर्मी का कितना बड़ा रोल होता है, और उस कारण वहाँ की कौन सफ़र करती है, पॉपुलेशन, सिविलियन पॉपुलेशन सफ़र करती है। राइट, और भी देश हैं जहाँ पे आर्मी रूल रहता है, छोटे छोटे देश, जैसे म्यांमार में अभी आर्मी ने कैप्चर कर लिया है डेमोक्रेसी के बाद भी। राइट, तो ये हुआ। आउटकम फिर क्या निकला इसका? This revolt had a great liberating effect on the minds of people. RIN revolt was seen as the event making the end of British rule. मतलब ये मान लिया गया कि भाई अब ब्रिटिशर्स को जाना ही पड़ेगा। Fearless action by the masses was expression of militancy in the popular mind, है ना। मतलब यही है कि ब्रिटिशर्स की लॉयल्टी शेक कर दी, और ब्रिटिशर्स ने अब उनको लगा कि हमको जाना पड़ेगा, तो ब्रिटिशर्स ने दिसंबर 1946 में ये अनाउंस कर दिया कि ओनली दोज INA मेंबर्स अक्यूज्ड ऑफ मर्डर्स और ब्रूटल ट्रीटमेंट ऑफ फेलो प्रिजनर वुड बी ब्रॉट टू ट्रायल्स। थोड़ा सा कंसेशन दिया ना ब्रिटिशर्स ने, सबको नहीं, लेकिन पूरा ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्शन नहीं हटाया। इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस पास्ड अगेंस्ट द फर्स्ट बैच वेयर रिमिटेड। जो फर्स्ट बैच NIA ट्रायल के था उनको इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस रिमिट कर दिया गया। इंडियन सोल्जर्स वेयर विड्रॉन फ्रॉम इंडो चाइना इन इंडोनेशिया, ठीक है, जो डिमांड थी विड्रॉ कर लिया गया। डिसीजन टू सेंड अ पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू इंडिया वाज टेकन, डिसीजन टू सेंड कैबिनेट मिशन वाज टेकन इन जनवरी 1946, है ना। ये डिसीजन लिया गया कि ठीक है अब हम एक मिशन भेजते हैं, कैबिनेट मिशन, और वो आगे आपकी कैसी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की क्या बात होगी वो बात करेंगे। और साथ ही साथ इलेक्शन तो अनाउंस हो गए थे, तो इलेक्शन भी होते हैं। इलेक्शन का परफॉर्मेंस अगर आप देखो, कांग्रेस जो है वो इट गॉट 91% ऑफ नॉन मुस्लिम वोट्स, एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 102 सीट्स में से 57 सीट्स इन्होंने कैप्चर कर ली। और प्रोविंशियल इलेक्शन में सब प्रोविंसेस में इन्होंने मेजॉरिटी गेन की एक्सेप्ट बंगाल, सिंध एंड पंजाब, ठीक, यहाँ पे इनकी सरकार नहीं बन पाई थी। और सेम वे में मुस्लिम लीग ने 86.6% ऑफ मुस्लिम वोट्स हासिल किए थे, है ना। और सेंट्रल असेंबली में जो रिजर्व सीट थी इनके लिए 30 की 30 सारी कैप्चर की थी इन्होंने। तो मतलब एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ मुस्लिम लीग, ये दो बड़ी पार्टियां बनके उभरी थी इस इलेक्शन में। they were supported by whom? Non-Muslims, and they were supported by whom? Muslims, है ना। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने, बस ये समझो कि ये मोस्ट ऑफ द सीट नॉन मुस्लिम्स की कांग्रेस को मिली और मुस्लिम लीग को मुस्लिम की मिली। तो अब मुस्लिम लीग एक बड़ी पार्टी और स्ट्रॉन्ग पार्टी अपने आप को समझने लगी, और ये इलेक्शन से पता भी चल गया, इलेक्शन के परफॉर्मेंस से, ठीक। अब यहाँ पे हम इलेक्शन के बाद भी ये समझ में आने लग गया कि ब्रिटिशर्स को जाना ही पड़ेगा। क्यों? सक्सेस ऑफ नेशनलिस्ट फोर्सेस इन द स्ट्रगल फॉर हेजेमनी, नेशनलिज्म हैड पेनिट्रेटेड इनटू हिथरटू अनटच्ड सेक्शन, ये मैंने आपको बताया। डेमोन्स्ट्रेशन इन फेवर ऑफ नेशनलिज्म अमंग द ब्यूरोक्रेसी एंड द लॉयलिस्ट सेक्शन, है ना। पॉजिटिव ऑफ यूरोपियन ICS रिक्रूट्स एज पॉलिसी ऑफ इंडियनाइजेशन हैड एंडेड द ब्रिटिश डोमिनेशन ऑफ द ICS बाय 1939। मतलब इंडियन सिविल सर्वेंट्स बढ़ गए थे ब्यूरोक्रेसी में,
ब्रिटिश स्ट्रेटजी ऑफ कंसिलेशन एंड रिप्रेशन हैड इट्स लिमिटेशन एंड कॉन्ट्रडिक्शन। और क्रिप्स ऑफर के बाद उनके पास अब कुछ ऑफर करने को नहीं था। भाई जब आपने डोमिनियन स्टेटस की भी बात कर दी और लोग डोमिनियन स्टेटस लेने को भी रेडी नहीं है, तो अब फिर बचा ही क्या है ना। तो अब फाइनल इंडिपेंडेंस देना पड़ेगा। और हमने देखा भी कि लेबर गवर्नमेंट आ गई थी, लेबर पार्टी आ गई थी और उसने अपना स्टैंड चेंज कर दिया था। ठीक, अब हम देखते हैं कैबिनेट मिशन। दिस इज इंपॉर्टेंट। कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे और तीनों जो हैं वो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे, इसलिए इनको कैबिनेट मिशन कहा गया। ब्रिटिश कैबिनेट में जैसे हमारी कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है ना, वही मिनिस्ट्री, इसलिए कैबिनेट मिशन कहा गया। और दिल्ली में आया था कब? मार्च 24, 1946 को। इट हैड प्रोलॉन्ग डिस्कशन विथ इंडियन लीडर्स एंड इसने 2 इशू पे अपना रिकमेंडेशन दिया, एक इंटरिम गवर्नमेंट पे और दूसरा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा आफ्टर फ्रीडम टू इंडिया। ठीक, इंटरिम गवर्नमेंट और फ्रीडम टू इंडिया। इसके रिकमेंडेशन आप देखो क्या थे। सबसे पहले रिजेक्शन ऑफ द डिमांड फॉर द फुल फ्लेज्ड पाकिस्तान। फुल फ्लेज्ड पाकिस्तान की डिमांड इसने रिजेक्ट कर दी, है ना। इंस्टेड ऑफ दैट इट प्रमोटेड व्हाट इट्स एडवोकेटेड, और जो इसने आइडिया दिया वो क्या था कि ग्रुपिंग्स बना दी, कि जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस थे उसको सेक्शन ए में डिवाइड कर दिया, मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार एंड उड़ीसा। और जो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस थे उनको सेक्शन बी और सेक्शन सी में बांट दिया। जैसे बी वाला देखो, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड सिंध, दिस इज लाइक पाकिस्तान, है ना, एंड दिस इज टुडेज बांग्लादेश। ठीक है, बंगाल एंड असम। तो ऐसा सेक्शन बना दिए और साथ ही साथ इनको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी। ठीक, और सेंटर पे क्या बोला कि भाई हम 3 टियर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एट प्रोविंशियल सेक्शन एंड यूनियन लिस्ट बनाएंगे। 3 टियर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर मतलब 3 टियर बनाया गया। सबसे पहला क्या हो गया? प्रोविंशियल, फिर सेक्शन एंड यूनियन, है ना। एक इंट्रोड्यूस कर दिया। हाँ, फेडरलिज्म तो है ये बिल्कुल, लेकिन एक नई यूनिट सेक्शन बना दी। मतलब एक तो स्टेट हो गया, है ना, स्टेट्स। इसको ऐसे बताता हूँ, मतलब स्टेट्स हो गया, दिस इज स्टेट्स मान लीजिए। प्रोविंस, ये नहीं, स्टेट्स की जगह हम इसको प्रोविंस बोलते हैं, है ना। ये प्रोविंस हो गए। इन प्रोविंस का मिलके क्या बन गया? सेक्शन। ठीक, ये प्रोविंस, 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 ये सेक्शन। 3 सेक्शन होते उन्होंने बोला, और ये सेक्शन मिलके क्या बन गया? पूरा यूनियन। ठीक है, ये उन्होंने प्रोजेक्ट की प्लान दिया कि भाई ऐसा रहेगा यूनियन के। अब फिर उन्होंने बोला प्रोविंसेस के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन, सेलेक्शन सेक्शन के लिए अलग और फिर यूनियन के लिए अलग, है ना। अभी आगे बताऊंगा मैं। तो ये सिस्टम उन्होंने प्रपोज किया, है ना। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये था कि भाई ये ग्रुपिंग्स क्या, कैसी कंपलसरी है, क्या है। तो ये पहले हम पढ़ लेते हैं उसको, फिर देखिए समझ में आएगा। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए क्या बोला? ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या हुआ? टू बी इलेक्टेड, है ना, इलेक्शन होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, टू बी इलेक्टेड, इलेक्शन होगा बाय प्रोविंशियल असेंबलीज बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी 389 मेंबर बॉडी, है ना। उन्होंने बोला कि 389 मेंबर बॉडी होगी
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब सबका उसमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, और प्रोविंस असेंबलीज भेजी, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो अपने प्रोविंस से वहाँ पे इलेक्शन होगा और इलेक्शन के हिसाब से जो लोग चूज किए जाएंगे वो आएंगे। In the Constituent Assembly, members from groups A, B and C were to sit separately to decide the constitution for provinces and if possible for the group also. Then the whole Constituent Assembly would sit together to formulate the Union Constitution. मतलब ये जो है इन्होंने बोला कि ये मान लो A, B, C है ना, और Constituent Assembly कैसे बनेगी कि ये लोग प्रोविंस वोट करेंगे और यहाँ पे मान लो Constituent Assembly है सी है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आएंगे और ये 3 टेबल लगेगी, ए की अलग, बी की अलग और सी की अलग, ठीक है। तो ये ए वाले अपने ग्रुप के लिए डिसाइड करेंगे, बी वाले अपने प्रोविंस और ग्रुप के लिए और सी वाले अपने प्रोविंस। फिर जब ये डिसाइड कर लेंगे उसके बाद फिर यूनियन के लिए डिसाइड करेंगे। सर जो चीफ कमिश्नर की प्रोविंसेस थी फिर उनका क्या स्टेटस था? चीफ कमिश्नर या प्रिंसली स्टेट्स, लाइक यूनियन टेरिटरीज जो दिल्ली अजमेर वगैरह। हाँ वो 4 थे, ऐसे 4 चीफ कमिश्नर की प्रोविंसेस थी, है ना। तो कभी इसमें रोल था? नहीं, वो तो जैसे आज की इंडिया वैसा ही था, जो चीफ कमिश्नर का था, और उसका एक इशू भी आता है, मतलब ना कांग्रेस भी ये इस इशू को उठाती है कि 4 ऐसे प्रोविंसेस थे जो चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस थे। अभी हम देखते हैं इसमें कुछ लिखा है कि नहीं। ठीक, ये हो गया। फिर उन्होंने बोला कि ए कॉमन सेंटर वुड कंट्रोल डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। फेडरल स्ट्रक्चर, ये फेडरल स्ट्रक्चर तो देख लिया हमने, कॉमन सेंटर रहेगा, है ना। आगे कम्युनल क्वेश्चन इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर वेयर टू बी डिसाइडेड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ बोथ कम्युनिटीज प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर मान लीजिए सेंट्रल लेजिस्लेचर में कोई कम्युनल क्वेश्चन आता है तो उसके लिए बोल दिया कि सिंपल मेजॉरिटी होगा, मतलब अगर हिंदू ने ज़्यादा वोट कर दिया जो भी, तो हिंदू के फेवर में, या मुस्लिम ने कर दिया तो मुस्लिम के फेवर में। प्रोविंसर टू हैव फुल ऑटोनॉमी प्रोविंस रहेगा और रेसिडुअल पावर भी रहेगा, है ना। एंड प्रिंसली स्टेट्स, जो प्रिंसली स्टेट्स थे वेयर नो लॉन्गर टू बी अंडर पैरामाउंसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दे वुड बी फ्री टू एंटर इनटू एन अरेंजमेंट विद सक्सेसर गवर्नमेंट और द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इन्होंने बोल दिया कि प्रिंसली स्टेट जो है वो या तो इंडियन गवर्नमेंट के साथ जा सकते हैं या ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जा सकते हैं, ठीक, ये रिकमेंडेशन था। और फिर बोला कि जो जनरल इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद जो प्रोविंस वाज टू बी फ्री टू कम आउट ऑफ अ ग्रुप आफ्टर 10 years, अ प्रोविंस वाज टू बी फ्री टू कॉल फॉर अ रिकंसिडरेशन ऑफ द ग्रुप और द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। और ग्रुपिंग्स जो हैं उनको इसने ऑप्शन भी दे दिया कि 10 साल बाद आप चाहो तो किसी दूसरे ग्रुप में भी जा सकते हो। 10 साल बाद आप, जो हो सकता है मुस्लिम मेजॉरिटी वाला प्रोविंस बोले कि नहीं मुझे ग्रुप सी में जाना है जो हिंदू मेजॉरिटी वाला हो, तो ऐसा उन्होंने बोला। मीनवाइल एन इंटरिम गवर्नमेंट वाज टू बी फॉर्म फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी उससे हम इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, ठीक। अब देखो क्या क्या आता है लोगों का रिएक्शन। तो कैबिनेट मिशन समझ में आ गया ना, बस रिकमेंडेशन थे उसके अलग अलग, ठीक। तो इसका हम लोग अभी नेक्स्ट उसके बाद डिस्कस करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इंटरप्रिटेशन होता है। तो मेरे दिमाग में ऐसे ढक्कन ओढ़ने लगता है, अरे सर लाइट नहीं चलेगी, पढ़ाई तो चलेगी, राइट। सो वेलकम बैक। अभी हमने कैबिनेट मिशन के डिफरेंट प्रपोजल्स देखे, राइट। अब देखते हैं कि लोगों का रिएक्शन क्या था। तो सबसे पहले कांग्रेस का रिएक्शन देखो। द कैबिनेट मिशन प्लान वाज अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान सिंस ग्रुपिंग वाज ऑप्शनल, है ना। ये एक अभी ग्रुपिंग्स को लेके कन्फ्यूजन अराइज हो गया कि इन दोनों ने, मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया। इसने बोला कांग्रेस ने कि ग्रुपिंग ऑप्शनल है, जिसको रहना है रहे, नहीं रहना है ना रहे, और मुस्लिम लीग ने ये इंटरप्रेट किया कि ग्रुपिंग इज कंपलसरी, ठीक, कंपलसरी ग्रुपिंग। तो ये इन्होंने सोचा कंपलसरी है और मुस्लिम लीग खुश हो गए, एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि इनको लगा ग्रुपिंग कंपलसरी है मतलब इनको पाकिस्तान मिल गया, और साथ ही साथ
साथ ही साथ क्या हुआ कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई, राइट, और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का राइट मिल गया, है ना, कि खुद बैठ के बना लो। तो ये जिन्ना साहब खुश हो गए और इन्होंने बोला कि नहीं, ग्रुपिंग तो कंपलसरी नहीं है, इसलिए मतलब अब पार्टीशन नहीं होगा और लीग के पास अब कोई वीटो नहीं है। तो दोनों ने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर लिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। कांग्रेस ने फर्दर क्या बोला कि प्रोविंस शुड नॉट हैव टू वेट टिल द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू कम आउट ऑफ ग्रुप, दे शुड हैव द ऑप्शन ऑफ नॉट ज्वाइनिंग ग्रुप इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई आप 10 साल का वेट मत करो कि 10 साल बाद जो एक प्रोविजन था, 10 साल की ज़रूरत नहीं है, आप पहले ही बता दो कि कहाँ पे आपको किस ग्रुप में शामिल होना है। फिर इन्होंने बोला कंपलसरी ग्रुपिंग्स कॉन्ट्राडिक्ट्स द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अगर आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे रहे हो और कंपलसरी ग्रुपिंग बोल दे रहे हो तो फिर क्या मतलब है? प्रोविंस को डिसाइड करने दो कि किसके साथ शामिल होना है। अब्सेंस ऑफ provision for elected members from the princely states in the constituent assembly was not acceptable, है ना। प्रिंसली स्टेट से इन्होंने बोल दिया था कि आप नॉमिनेट कर दो, कैबिनेट मिशन ने बोला था, और फिर ये भी डिसाइड कर लो कि कहाँ किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं। ये कांग्रेस को एक्सेप्टेबल नहीं था। और मुस्लिम लीग बोली कि ग्रुपिंग शुड बी कंपलसरी विद सेक्शन बी एंड सी डेवलपिंग इनटू सॉलिड एंटिटीज विद अ व्यू टू फ्यूचर सेशन इनटू पाकिस्तान। इनको लगा कि ये तो कंपलसरी ही होना चाहिए, जिससे कि हम आगे पाकिस्तान अलग खुद बना लेंगे। ठीक, अब एक्सेप्टेंस रिजेक्शन की बात करते हैं। मुस्लिम लीग ऑन जून 6 एंड द कांग्रेस ऑन जून 24 एक्सेप्टेड द लॉन्ग टर्म प्लान पुट फॉरवर्ड बाय द कैबिनेट मिशन। इन दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, फिर इलेक्शन होते हैं जुलाई 1946 में, किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। कहाँ पे होते हैं? प्रोविंशियल में, प्रोविंशियल असेंबलीज में, क्योंकि प्रोविंशियल असेंबलीज से ही आने वाले थे। जुलाई 10 1946 को क्या होता है? नेहरू स्टेटेड वी आर नॉट बाउंड बाय सिंगल थिंग एक्सेप्ट दैट वी हैव डिसाइडेड टू गो इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ना। उन्होंने बोला कि भाई जो कैबिनेट मिशन ने प्लान दिया है, ऐसा नहीं है कि हम जो बोल दिया वही मानेंगे, एक्सेप्ट तो कर लिए हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना है, ये सबसे मेन चीज़ है जो हम मान रहे हैं। The big probability is that there would be no grouping as Northwest Frontier Province and Assam would have objection to joining Section B and C। नेहरू ने ये स्टेटमेंट दे दिया 10 जुलाई को कि भाई, उन्होंने बोला कि चाहे आप कंपलसरी ग्रुपिंग बोलो, चाहे कुछ बोलो, लेकिन कुछ प्रोविंस जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, मुस्लिम डोमिनेटेड था, लेकिन फिर भी यहाँ पे जब इलेक्शन हुआ था वॉर के बाद, तो कांग्रेस की सरकार आई थी, है ना, कांग्रेस ने मिनिस्ट्री फॉर्म की थी। ओके, सो अब फिर ये नेहरू ने स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है, और जुलाई 29 जुलाई को क्या होता है कि द लीग विड्रू इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉन्ग टर्म प्लान इन रिस्पॉन्स टू नेहरूज स्टेटमेंट एंड गेव अ कॉल फॉर डायरेक्ट एक्शन फ्रॉम अगस्त 16 टू अचीव पाकिस्तान। ठीक है ना, लीग ने बोल दिया, मुस्लिम लीग ने, कि अरे क्या बोल रहा है भाई नेहरू, अब तो हम निकल जाएंगे, ये कैबिनेट मिशन प्लान कुछ हमको एक्सेप्ट नहीं करना है, और कॉल फॉर डायरेक्ट एक्शन। और डायरेक्ट एक्शन में डायरेक्ट बोला गया, किसने बोला? जिन्ना ने, कि आपको हिंदुओं को सबक सिखाना है। ठीक है, और ये बदला लेना है। ऐसी पूरी ये थी कि मतलब हमको डील करना है खुद ही, कि कैसे मामला आया है तो हम खुद डील करेंगे। 16 अगस्त से डायरेक्ट एक्शन चालू हो जाता है। There was communal riots on unprecedented scale which left around several thousands dead। मतलब एक कम्युनल राइट्स पूरा जैसे कभी कभी हम इंडिया में अभी देखते हैं वैसा चालू हो जाता है। द वर्स्ट हिट एरियाज वेल कलकत्ता, बॉम्बे, नोखली, बिहार एंड ग्रह मुक्तेश्वर, यूनाइटेड प्रोविंसेस, है ना। फिर ये एक तरफ चल रहा है और गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि वावेल वाज नाउ ईगर टू गेट द कांग्रेस इनटू द इंटरिम गवर्नमेंट इवन इफ द लीग स्टेड आउट। ये भी परेशान हो जाते हैं ब्रिटिशर्स को लगता है कि अब हम जल्दी यहाँ से निकले। ठीक है, लीग और इनके बीच में कभी बनने वाली नहीं है। एक तरफ उसने वायलेंस रिजॉर्ट कर लिया है ना, और कांग्रेस रेडी है, तो अब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कांग्रेस के साथ ही बनाना प्लान कर लेते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होती है जिसमें कि एक कांग्रेस डोमिनेटेड इंटरिम गवर्नमेंट होती है, नेहरू उसके लीडर होते हैं, और ये कब? सितंबर 2 1946 को स्वर्ण हो जाती है, मतलब शपथ ले लेती हैं।
मुस्लिम लीग इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं करती है, लेकिन फिर भी वॉवेल क्वाइटली ब्रॉट द मुस्लिम लीग इनटू द इंटरिम गवर्नमेंट ऑन अक्टूबर 26। सितंबर के बाद अक्टूबर में वॉवेल किसी भी तरीके से मुस्लिम लीग को ले आते हैं। क्यों ज्वाइन करते हैं? लीग वॉज अलाउड टू ज्वाइन विदाउट गिविंग अप द डायरेक्ट एक्शन, ठीक है, कि ठीक है भाई तुम अपना डायरेक्ट एक्शन करते रहो लेकिन ज्वाइन कर लो। डिस्पाइट इट्स रिजेक्शन ऑफ द कैबिनेट मिशन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स and despite insistence on the compulsory grouping with decisions being taken by majority vote by section as a whole, है ना, कि मुस्लिम लीग की सारी बातें मान ली गई कि ठीक है कंपलसरी ग्रुपिंग रहेगा, डायरेक्ट एक्शन भी मत करो और बाकी लोग खुद डिसाइड कर लेंगे, लेकिन तुम इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म कर लो, ज्वाइन करो। जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन का रिजोल्यूशन देखो, सस्पेंड ऑल बिजनेस, कंट्री को बोला कि मुस्लिम जितने भी हैं अपना सारा काम रोक दो। दिस वाज टू पुट प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेलेंट द मुस्लिम लीग्स डिमांड ऑफ डिवाइडिंग द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, देयरबाय अलाउइंग द क्रिएशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेटेड पाकिस्तान, ठीक है। और इस डे को हम कलकत्ता किलिंग डे भी बोलते हैं, जिसमें नेशनल वाइड कम्युनल राइट्स होता है। देयर वाज लार्ज स्केल वायलेंस बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदूज इन द सिटी ऑफ कलकत्ता इन द बंगाल प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक। तो ये अभी तक की कहानी रहती है। अब इसके आगे की कहानी हम देखते हैं कि कैसे फ्रीडम का, और ये क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, इसको कवर करने के बाद। दो ही क्वेश्चन है या फिर चलो देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, लैंड रिफॉर्म्स ये अभी कहाँ से डाल दिया इन्होंने पता नहीं, ये है कैबिनेट मिशन से रिलेटेड। द एटली गवर्नमेंट अनाउंस्ड इन February 1946 द डिसीजन टू सेंड अ हाई पावर्ड कमीशन, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड A.V. अलेक्जेंडर आर द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन। पैथिक लॉरेंस वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, स्टैफोर्ड क्रिप्स वॉज प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड। इसमें से क्या करेक्ट है, आप बताओ क्या करेक्ट लगता है? नाम तो तीनों है, ठीक है, लेकिन उनकी पोस्ट नहीं। पैथिक लॉरेंस भी थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे और A.V. अलेक्जेंडर भी थे, है ना। तो ये मुझे लग रहा है थर्ड और फोर्थ भी सही है। मुझे पता कि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे या वो नहीं, प्रेसिडेंट थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ये प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड, या तो नाम चेंज हुआ। एटली गवर्नमेंट थी ये भी मुझे पता, बट फरवरी 1946 था ये नहीं पता। फरवरी 1946 ही था। ऑल ऑफ देम होगा मेरे ख्याल से, ऑल ऑफ देम, तो ये है ना। ये तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, मतलब क्योंकि मुझे पता है क्लेमेंट एटली थे उस टाइम पर, और ये भी पता है कि तीनों जो थे जन आए थे। नहीं, ये भी सही है। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म इन स्टेट इन इंडिया, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन है, ये भी मतलब अभी नहीं है। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन प्लान हो गया, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन होने वाला हो गया है, ठीक। एटली ने, क्लेमेंट एटली ने फरवरी 20, 1947 में स्टेटमेंट दे दिया। अभी तक हम कहाँ तक पहुँच गए थे? दिसंबर तक पहुँच गए थे, है ना। दिसंबर, फरवरी 1947 में एटली ने स्टेटमेंट दे दिया। उसने बोल दिया कि भाई जून 30, 1948 एक डेट है जो हम फिक्स कर देते हैं, तब तक हम इंडिया को इंडिपेंडेंट कर देंगे। जून 30, 1940, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पावर, इवन इफ द इंडियन पॉलिटिशियन हैड नॉट एग्रीड बाय दैट टाइम ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप एग्री हो जाओगे तो भी ठीक, नहीं होगे तो भी ठीक। तो एटली लेबर उसके थे ना, लेबर पार्टी के। ठीक है, अब क्यों ये डेट फिक्स की गई, ये भी एक मुद्दा है कि भाई डेट फिक्स करने से क्या हुआ। तो डेडलाइन आ गई, मोर सीरियसनेस आ गई, और उनकी वो पता चल गई कि भाई अब हमसे नहीं होगा, अब हम जा रहे हैं तो अपना देखिए। हाँ राइट, एक कॉन्स्टिट्यूशन बने, बढ़िया नहीं बने क्या हम वो अब एक तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनको भागना था। दूसरा वर्ल्ड वॉर 2 का इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया था इस टाइम तक, जो आफ्टर इफेक्ट्स थे ना
हाँ मतलब वो तो चलो वो एक है ही, लेकिन उनको ये समझ में आया था कि अब ये अलग-अलग टेरिटरीज में जो अलग-अलग कॉलोनीज जो हैं वो अनरेस्ट की स्टेट में आ रही है, तो सबको संभालना इस वक्त पॉसिबल नहीं। तो कहीं ना कहीं वो एक देखिए इंडिया में इन्होंने क्यों डेट, जब अभी सब कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि सिर्फ 6-7 महीने में ही सब करने वाले हैं, है ना। तो रीज़न यही था कि डेट फिक्स कर देंगे अगर तो लोग सीरियस हो जाएंगे ना, और प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा और शायद कुछ प्लान निकल आए। ठीक, ब्रिटिश would relinquish power either to some form of central government or in the some areas to the existing provincial governments if the constituent assembly was not fully representative, that is if Muslim majority province did not। इसने बोल भी दिया कि भाई हम या तो जो भी तरीका सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म होगा, जो भी होगा उसको हम पावर दे देंगे। ब्रिटिश पावर एंड ऑब्लिगेशन वी द प्रिंसली स्टेट्स वुड लैप्स with the transfer of power, but these would not be transferred to any successor government in British India। प्रिंसली स्टेट्स के लिए भी बोल दिया कि भाई आप अपना देख लेना, जैसे ही हम ट्रांसफर ऑफ पावर कर देंगे हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं रहेगा, और वॉवेल की जगह माउंट बेटन विल बी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। दिस वाज आल्सो कॉल्ड माउंटबेटन प्लान। नहीं, अभी वो आगे प्लान। हाँ ठीक, वाई डेट वॉज फिक्स्ड, ये इसमें है भी। गवर्नमेंट होप दैट फिक्स डेट वुड कंपेल द पार्टीज इनटू एग्रीमेंट ऑन द मेन क्वेश्चन, है ना, कि भाई ये लोग चलो एग्री तो करेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना है। सेकेंड, गवर्नमेंट वॉज कीन टू अवॉइड द डेवलपिंग कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। गवर्नमेंट होप टू कन्विंस द इंडियंस ऑफ ब्रिटिश सिंसियरिटी एंड ट्रूथ इन वॉवेल्स असेसमेंट कुड नो लॉन्गर बी डिनाइड, है ना। वॉवेल जो है वो अपना असेसमेंट भी दे रहे थे कि भाई जल्दी करो और ये नहीं तो सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो जाएगी। कांग्रेस का स्टैंड क्या था इस स्टेटमेंट को लेके? प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर टू मोर देन वन सेंटर वाज एक्सेप्टेबल टू कांग्रेस बिकॉज इट मीन द एग्जिस्टिंग असेंबली कुड गो अहेड एंड फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द एरियाज रिप्रेजेंटेड बाय इट एंड इट ऑफर्ड अ वे आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग डेडलॉक। इन्होंने भी मान लिया कि ठीक है यार चलो जो भी है जैसा भी ट्रांसफर करना चाहते हैं कम से कम रेडी तो हुए हैं। अभी तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ थे? नहीं है, कहाँ साथ हैं? मुस्लिम लीग ने तो डायरेक्ट एक्शन डे चालू कर दिया, है ना। इंडिपेंडेंट, फिर अभी पार्टीशन कौन बनाएगा? माउंट बेटन पार्टीशन का प्लान बना देंगे। ऑन March 10, 1947 नेहरू स्टेटेड दैट कैबिनेट मिशंस was the best solution if carried out. The only real alternative was the partition of Punjab and Bengal। ठीक है, अप्रैल 1947 में कांग्रेस प्रेसिडेंट कृपलानी कम्युनिकेटेड टू द वायसराय। मतलब यही सब चीज़ें चल रही हैं। माउंटबेटन आते हैं। He proved firm and quick in taking decisions than his predecessor because he was informally given more powers to decide things on the spot। ठीक है, his task was to explore the option of unity and division till October 1947 and then advise the British government on the form of transfer of power। डेट फिक्स की थी जून की और इसको बोला था कि अक्टूबर तक आप सब कुछ चाहो तो डिसाइड कर लो, फिर हमको बताओ कैसे ट्रांसफ़र करना है पावर। इसी टाइम पर इंडिया की लाइंस भी ड्रॉ होनी शुरू हो गई थी जो एक्चुअल, हाँ वो फिर रैटक्लिफ कमीशन बोले। तो माउंटबेटन अपना प्लान लेके आते हैं जून 3 को 1947 को। ठीक, क्या प्लान देते हैं? पंजाब एंड बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली वुड मीट इन 2 ग्रुप्स, हिंदूज एंड मुस्लिम, टू वोट फॉर पार्टीशन। ठीक, मतलब वही कि पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होगी, हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड रहेगी और वो वोट करेगी कि भाई इंडिया के साथ रहना है कि पाकिस्तान के साथ रहना है। इफ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ आइदर ग्रुप voted for partition then these province would be partition, है ना। अगर वहाँ की मतलब जो सिंपल मेजॉरिटी से ही डिसाइड होगा कि क्या इन केस ऑफ पार्टीशन 2 dominions and 2 constituent assembly would be created। अगर पार्टीशन हो जाता है तो 2 डोमिनियन स्टेटस रहेगा, मतलब एक इंडिया के लिए और एक पाकिस्तान के लिए। सिंध वुड टेक इट्स ओन डिसीजन। रेफरेंडम इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिलहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल वुड डिसाइड द फेट ऑफ दीज एरियाज, है ना। मतलब इसने पूरा पाकिस्तान और उसकी बात नहीं की, बांग्लादेश की, नॉर्थ वेस्ट जैसे वहाँ पे से बात की पंजाब की और इधर बंगाल की, है ना। और उसमें से नॉर्थ वेस्ट इन लोग जो है मतलब यहाँ पे हो गया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिलहट मतलब असम, यहाँ के लोग अलग डिसाइड करेंगे। तो बेसिकली हर जगह जो भी है लोगों पर छोड़ दिया।
आगे बोला इंडिपेंडेंस फॉर प्रिंसली स्टेट्स रूल्ड आउट, दे वुड ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान। प्रिंसली स्टेट्स के लिए बोल दिया कि भाई या तो इंडिया ज्वाइन करो या पाकिस्तान ज्वाइन करो। इंडिपेंडेंस फॉर बंगाल ऑल्सो रूल्ड आउट, accession of Hyderabad to Pakistan ruled out, freedom to come on 15th August 1947 and boundary commission to be set up if partition was to be effected, है ना। तो दो चीज़ बेसिकली इन्होंने बोल दिया कि भाई पार्टीशन होगा, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो जाएगा। 30 जून की तीन चीज़ थी मतलब इनकी कि पार्टीशन, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और आज़ादी। और पार्टीशन कैसे होगा? पार्टीशन होगा वहाँ के लोग डिसाइड करेंगे। कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया डोमिनियन स्टेटस। व्हाई? इट वुड इंश्योर अ पीसफुल एंड क्विक ट्रांसफर ऑफ पावर, है ना। इट वाज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द कांग्रेस टू अज्यूम अथॉरिटी टू चेक द एक्सप्लोजिव सिचुएशन एंड इट वुड अलाउ फॉर सम मच नीडेड कंटिन्यूटी इन द ब्यूरोक्रेसी एंड आर्मी। मतलब ये था कि भाई अचानक से तो हम सब कुछ हमारे हाथ में आ जाएगा, तो इतना बड़ा देश है, ब्रिटिशर्स की थोड़ी हेल्प चाहिए होगी तो हम डोमिनियन स्टेटस ले लेंगे, है ना। और जब तक वो रहेंगे, जैसे 1950 तक डोमिनियन स्टेटस था मेरे ख्याल से, ना 3 साल, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ उसके बाद ख़त्म, तो 3 साल ये हेल्प करेंगे हमको। लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया, मतलब और जो माउंट बेटन थे, द माउंट बेटन प्लान वाज पुट इनटू इफेक्ट विद स्लाइटेस्ट डिले। Decision were made. The Legislative Assembly of Bengal and Punjab decided in favor of partition of these 2 provinces. बंगाल एंड पंजाब ने बोल दिया कि हम क्या करेंगे, पार्टीशन में, मतलब हम अलग हो जाएंगे। Thus East Bengal and West Punjab joined Pakistan. West Bengal and East Punjab remained with the Indian Union. तभी आज पंजाब उनके पास भी है और वेस्ट बंगाल हमारे पास भी है ना। मतलब जो वहाँ का हिंदू और मुस्लिम डिसाइड करने वाले थे ना, तो हिंदू वाले ने बोला कि हम हिंदू इंडिया के साथ रहेंगे, मुस्लिम वाले ने बोला कि हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ ऑन 5 जुलाई 1947 को, ठीक, बेस्ड ऑन माउंट बेटन प्लान। क्या था? एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 15th अगस्त। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान were created. Pakistan became independent on August 14, while India got its freedom on August 15. Jinnah became the first Governor General of Pakistan, or India decided to request Lord Mountbatten to continue as the Governor General of India. Problem of early withdrawal में क्या आई? Breakneck speed of event under Mountbatten caused anomalies in arranging the details of partition and totally failed to prevent the Punjab massacre because मतलब इतने जल्दी हो गया ना, तो जो कम्युनल वायलेंस हो रहा था वो नहीं रुक पाया। क्यों? देयर वर नो ट्रांजिशनल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर विद इन विच पार्टीशन प्रॉब्लम कुड बी टैकल्ड। अब एक तो डायरेक्ट एक्शन, दूसरा पार्टीशन, मतलब अब यही डिसाइड नहीं हुआ कि हिंदू कहाँ मुस्लिम कहाँ जाए। तो वो हमने सब ने इमेजेस देखी होगी, मूवीज़ में भी दिखाया कि किस तरीके से भगदड़ मच गई थी पूरी। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि कोई इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म ही नहीं था, सब जल्दी डिसाइड हो रहा था। माउंटबेटन हैड होप टू बी कॉमन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, thus providing the necessary link, but जिन्ना wanted the position for himself in पाकिस्तान, है ना। माउंटबेटन को लगा कि ठीक है चलो मैं कॉमन गवर्नर जनरल बन जाऊंगा, लेकिन जिन्ना को खुद का गवर्नर जनरल बनना था। There was delay in announcing the Boundary Commission award. Though the award was ready by August 12, Mountbatten decided to make it public after August 15 so that the British could escape the responsibility of disturbance. ठीक है, तो बना लिया गया था, लेकिन मतलब 1947 यहाँ तक की बाउंड्री भी डिसाइड नहीं हुई थी और पार्टीशन अनाउंस कर दी। Ratcliffe's thing ना, it was written somewhere that Ratcliffe had come to India for the first time ever. हाँ. He had never come to India, he never seen India ever. और उसको पता भी नहीं था कि क्या करना है, तभी काफी सारी जगहें जो हैं बहुत ही थॉटलेसली ड्राइव आउट की गई थी। लाइक जस्ट नानकसर गुरुद्वारा, कितने सब बिल्कुल मतलब कोई उसमें कोई लॉजिकल इंटरप्रिटेशन मत बन रही है लाइन, और उसको खुद नहीं पता था। And there was a lot of political pressure from the government about कि भाई जितना जल्दी निपटाओ काम खत्म करो और आगे बढ़ो। बिल्कुल, और यही हुआ है ना। और फिर हमने देखा है कि फिर इन जुलाई 1947 वल्लभ भाई पटेल टुक चार्ज ऑफ द न्यू स्टेट डिपार्टमेंट, और उन्होंने फिर ये पॉलिटिकल इंटीग्रेशन किया फेज़ 1 में, फेज़ 2 में, जो हम अलग से पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फाइनली पार्टीशन हो जाता है
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि वाई कांग्रेस एक्सेप्टेड पार्टीशन, कांग्रेस ने पार्टीशन एक्सेप्ट क्यों किया, ठीक है। मुस्लिम लीग को कन्विंस करने का जो हर मुमकिन तरीका था वो खत्म हो चुका था, they ran out of options and मोहम्मद अली जिन्ना was adamant कि भाई अब करना ही है सेपरेट, राइट। और so फिर nobody was having any grounds कि क्या डायरेक्ट एक्शन डे हो रहा था, है ना। द कांग्रेस हैड टू फोल्ड टास्क, कम्युनल राइट्स भी बहुत ज्यादा ब्रेकआउट हो गए थे, तो वो भी उसको भी अवॉइड करना नेसेसरी लगा, बिल्कुल, कि इसको भी हटा देने के लिए कुछ किया जाए। हाँ, वही एक रीजन था जो आपने बताया। और आगे देखेंगे द वर्चुअल कोलैप्स ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट आल्सो मेड द नोशन ऑफ पाकिस्तान अपीयर अनअवॉइडेबल। मतलब पार्टीशन से मुस्लिम लीग रेडी ही नहीं थी, इंटरिम गवर्नमेंट में फॉर्म नहीं करना, पार्टिसिपेट नहीं करना, कैबिनेट मिशन को रिजेक्ट कर देना। कांग्रेस भी रिजेक्ट कर सकती थी कैबिनेट मिशन, बट जो प्रोसेस था कि भाई चलो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो फॉर्म करो, इंटरिम गवर्नमेंट तो फॉर्म करो ना, मतलब परफेक्शन का आप वेट नहीं कर सकते थे, लेकिन मुस्लिम लीग जो है वो एडमेंट थी। पार्टीशन प्लान रूल्ड आउट इंडिपेंडेंस फॉर द प्रिंसली स्टेट्स, दस प्रिवेंटेड वल्कनाइजेशन ऑफ द कंट्री, है ना। और कांग्रेस ने इसलिए एक्सेप्ट कर लिया कि इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को बोल दिया कि आपको इंडिया के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है। तो ये भी एक कांग्रेस का रीज़न था कि सिर्फ पाकिस्तानी अलग होगा, प्रिंसली स्टेट्स अलग नहीं होंगे। एक्सेप्टेंस ऑफ पार्टीशन वॉज ओनली अ फाइनल एक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्टेप बाय स्टेप कंसेशन टू द लीग्स चैंपियनिंग ऑफ द सेपरेट मुस्लिम स्टेट ना। मतलब लीग जो इस लीग को चाहिए ही चाहिए था, कांग्रेस ने सिंपली एक्सेप्ट कर लिया और कुछ नहीं। गांधी की हेल्पलेसनेस, Gandhi felt helpless because there had been a communalization of the people. He had no option but to accept partition because the people wanted it. And he was very old by this time. हाँ, ठीक। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पार्टीशन। लेकिन अभी हम कल एक डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, राइज ऑफ प्रेस, ना, ये देखेंगे। वैसे ये ऑप्शनल का पार्ट है, तो बहुत शॉर्ट वे में मैं बताऊँ। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया, वो हो जाएगा। हाँ, ये एजुकेशन में मैकॉले मिनट एंड वुड्स डिस्पैच ये हम लोग पढ़ लेंगे, और उसमें प्रेस में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पढ़ लेंगे ना, तो ये शॉर्ट में कवर कर लेंगे, ठीक। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सब मेडिवल या मॉडर्न, एंशिएंट करेंगे, ठीक। और इसमें कोई डाउट होगा तो अभी, हाँ, एक्ट्स भी एक बार हमने छोड़ रखा है ना, 1909 1919, तो वो एक्ट्स भी एक बार करेंगे। 1861 वो कल भी देखेंगे। एक कंप्लीट पिक्चर, क्यों पूरी स्टोरी समझ में आ गई है, एक एक्ट की कंप्लीट पिक्चर लेंगे हम लोग कि भाई कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्ट वाला, वो उसको समझना बहुत जरूरी है। हाँ। और फिर ये क्वेश्चन देखते हैं, हु हेडेड द इंटरिम कैबिनेट फॉर्म्ड इन 1946? जवाहरलाल नेहरू। राजेंद्र प्रसाद तो फिर प्रेसिडेंट थे फर्स्ट ना इंडिया के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लॉर्ड माउंटबेटन केम टू इंडिया एज वायसरॉय along with specific instruction to, I think, not sure, yeah, because he keep India united if possible. It made its proposals in May. It still wanted a united India. There was to be a federal union composed of British provinces. The above question is related to cabinet. Yes. ठीक। Consider the following Cripps proposal: full independence for India, Only two. creation of constitution making body, क्योंकि अभी भी वो डोमिनियन स्टेटस ही वक्त दे रहे हैं। right? Who among the following were official Congress negotiation with Cripps mission? ये हमने पढ़ा भी है। महात्मा गांधी तो थे ही नहीं, बट वो उसमें नेहरू, मेरे ख्याल से सी पंडित नेहरू एंड मौलाना आजाद। The Indian National Congress agreed in 1947 to partition of country mainly because the principle of two nation theory was then acceptable to them. They wanted to ally. Yes. because
बहुत ही अच्छा, फर्स्ट क्यों द प्रिंसिपल ऑफ टू नेशन थ्योरी वाज देन because it was एक्सेप्टेड? never acceptable. It was imposed by the British government and the Congress was helpless in No, this. Muslim League's perspective. And fourth क्या, India would have otherwise lost the opportunity वो to. तो एटली ने पहले ही डेडलाइन दे दी थी कि तुम करो, अग्री करो, नहीं करो, हम Right. चले जाएंगे। ठीक है, ये हो गया है। तो हमारा पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट ही हो गया है। मॉडर्न हिस्ट्री में अभी हम कल एक्ट्स वाला पार्ट देख लेंगे और साथ ही साथ प्रेस एंड एजुकेशन का डेवलपमेंट देख लेंगे। और भी अगर कुछ बचा होता है जैसे कि इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़, वो तो खैर हमने डिस्कस कर ही ली थी, ठीक। और उसके बाद फिर एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछते रहिए, देखते रहिए वीडियो। और कुछ लगता है आपको कि वापस से कोई क्लास नहीं समझ में आई तो वो भी हम करने को रेडी हैं। आप मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल।